Hello learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your educator. CUET PG 2025 की डेट आ चुकी है। आप सबको पता है कि आपका LLM का एग्जाम 26 मार्च 2025 को होने वाला है। अब ऐसे में ये लास्ट जो हमारे पास 1 मंथ बचा है, इसमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, इस पे मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियो बना दी है। आई होप आपने देखी होगी, नहीं देखी हो तो मेक श्योर कि आप उसको जरूर फॉलो करें। अब लास्ट मोमेंट पे सीधी सी बात है, हम सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हम कोशिश करते हैं कि हम मॉक स्कोर वगैरह पे ध्यान दें, हम मॉक्स लगाएं और हमारा मॉक स्कोर कितना जा रहा है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अब बहुत से स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे जिनका मार्क्स कहीं ना कहीं 100 से 150 के बीच में लाई कर रहा है, 100 के आसपास आ रहा है। अगर आप जानते हो कि अगर आप CBT PG 2025 दे रहे हो तो आपको अगर बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आपको 200 के आसपास मार्क्स चाहिए। लेकिन 180 प्लस मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि एकदम से इंक्रीज कोई नहीं कर सकता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप उस पर काम करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको अपने मॉक की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। ठीक है, जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो आपको क्या करना है, आपको अपनी मॉक की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब यहाँ पर यह है कि एक्यूरेसी चेक करनी है, आपने कितने क्वेश्चंस करे और आपने कितने क्वेश्चंस उसमें से सही किए, आपको ये देखना पड़ेगा। और दूसरा आपको अटेम्प्ट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? अटेम्प्ट। ठीक है, कि जितना आपने अटेम्प्ट किया है वो आपके कितने सही हो रहे हैं, आपने जो छोड़ दिए क्या वो आपका करेक्ट डिसीजन था क्वेश्चंस को छोड़ने का, और एक्यूरेसी जितने अटेम्प्ट करे हैं उसमें से कितना परसेंटेज आपका क्वेश्चन आपने सही करा है। मेन जो बात यहाँ पे चेक करने वाली है वो ये है कि आपको ये देखना है कि क्या आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, यानी आते हुए टॉपिक्स में गलतियां कर रहे हो, या फिर आप ऐसे टॉपिक्स में गलती कर रहे हो जो आपने शायद नहीं पढ़ा है या आपको कम आता है उस टॉपिक पे। तो ये आपको ध्यान देना है सबसे पहले। फिर सेकंड आपको देखना है कि मैंने कौन से सेक्शन में गड़बड़ी करी है, विच मीन्स मैंने कौन से सब्जेक्ट्स में गड़बड़ी करी है, मैंने कौन से लॉ में गड़बड़ किया है। सेक्शनल एनालिसिस आपको करना जरूरी है। आपको ये देखना पड़ेगा आपने कौन से लॉ में गलतियां करी हैं, ज्यादा मिस्टेक्स आपकी कहां पर हो रही हैं। टाइम मैनेजमेंट इशू की अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे आपको देखना है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि आप विद इन द पीरियड आपका पेपर नहीं कंप्लीट हुआ, आपके क्वेश्चंस छूट गए। ठीक है, 90 मिनट्स का टाइम है CUET PG में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 75 क्वेश्चंस आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 90 मिनट्स में कर पा रहे हैं या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस छूट जा रहे हैं। क्यों छूट जा रहे हैं वो आपको देखना है कि क्या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ जल्दी, क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जल्दी, ठीक है, या फिर जो भी है, जो भी प्रॉब्लम आपके पार्ट पे आ रही है आप उसको एनालाइज करोगे और देन आप उस पर काम करोगे। सिली मिस्टेक्स आपको देखना है, जैसा मैंने आपसे कहा आपको ये करना है कि ब्लंडर्स तो आपसे नहीं हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था लेकिन फिर भी आप उसमें गलतियां कर रहे हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा और आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अब इस पर आपको एक एक्शन प्लान बताती हूँ। एक्शन प्लान ये है कि आप एक बनाइए मॉक एनालिसिस की नोटबुक। ठीक है, आप जैसे जैसे मॉक्स लगाते जाइए वैसे वैसे मॉक्स का एनालिसिस उस नोटबुक में करते जाइए, जहां पे आप अपनी गलतियां नोट करोगे, जहां पे आप देखोगे आपको इम्प्रूवमेंट कौन से पार्ट पे करना है, और फिर उस इम्प्रूवमेंट को करके ही आप नेक्स्ट मॉक को दोगे। जहां पे आपने गलतियां करी हैं आप उस पर पहले काम करेंगे एंड देन आप आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे पार्ट पे, यानी दूसरे मॉक पे। ठीक, नाउ सबसे पहले आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है कि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, विच मीन्स आपको कोर सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको बराबर ध्यान देना है, उनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है उन सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, रिविजिट करना है, यानी रिवाइज करते चलना है। आपको अगर लग रहा है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, आपको लग रहा है CRPC हो गया, IPC हो गया है, तो ऐसा नहीं है। ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। इनको टाइम टू टाइम आपको लगातार रिवाइज करते हुए चलना है जिससे कि और मजबूत हो जाए। इन पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन आए उसमें गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। सेकेंड चीज, आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज को रेफर करना है। क्या करना है? स्टैंडर्ड सोर्सेज को रेफर करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड बोले तो यानी कि बेयर एक्ट हो गया, आपकी टेक्स्ट बुक्स हो गई,
ठीक है, ढंग की टेक्स्ट बुक आपकी, जो कि आपकी लीडिंग टेक्स्ट बुक्स होती हैं। एंड देन कमेंट्रीज वगैरह अगर आप पढ़ रहे हो तो वो कहीं से भी कुछ भी आप नहीं पढ़ सकते हो। आपको सिर्फ जो स्टैंडर्ड है और जो रिलायबल है, आपको ऑथेंटिक सोर्स से अपनी पढ़ाई करनी है, यानी कि आप गलत ना पढ़ ले, आपको इस पे ध्यान देना है। सही पढ़ना है, गलत नहीं पढ़ना है। केस लॉस का पेपर तो नहीं है वैसे तो CUET, लेकिन लैंडमार्क जजमेंट्स वगैरह पूछे जाते हैं। कभी कभी जो रिसेंट में केसेस आए होते हैं उसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को भी, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपके लैंडमार्क से रिलेटेड आ जाते हैं। तो रिसेंट पे अगर आप नहीं भी काम कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप वैसे भी अपडेट रहते होंगे। तो जो बहुत मेजर वाले केस लॉज हैं वो तो हर कोई पता है, हर किसी को पता है, और वो आप तैयार रखिए। लेकिन जो आपके लैंडमार्क जजमेंट्स है उसको टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते रहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक्शन प्लान आपका क्या होना चाहिए कि हर एक मॉक के पहले आपको कम से कम 20 केस लॉज रिवाइज करने हैं। मैं मॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि आप अगर एक एक सेट केस लॉज का रिवाइज करते रहोगे तो आपका तैयार होता रहेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के और जो भी अदर इंपॉर्टेंट लॉज है उनके की प्रोविजंस आपको हर एक मॉक से पहले रिवाइज करने हैं। ऐसे क्या होगा, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, मजबूत हो गए आपके कॉन्सेप्ट, मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, नाउ यू हैव टू मास्टर द इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब ऐसा CUET में देखा जाता है कि फैक्चुअल आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, टू द पॉइंट आते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और रॉन्ग, ऐसे स्टेटमेंट जो आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो इंटरप्रिटेशन बेस्ड होते हैं। तो आपको सीधी सी बात है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये पैसेजेस नहीं है, पैसेजेस ये क्लैट में आती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक पैटर्न को समझने के लिए। ठीक, एक कॉमन पैटर्न को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने पड़ेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप उसको किस हद तक हैंडल कर पा रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स का फियर होता है असर्शन रीजनिंग, कुछ स्टूडेंट्स का फियर होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कुछ को बहुत इजी लगता है मैच द फॉलोइंग। तो आपको ये देखना है कि आपकी क्या वीकनेस है और आपकी क्या स्ट्रेंथ है और कितना टाइम ले रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप उस पर काम करेंगे। देन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, फैक्ट्स को मेमोराइज करने के बजाय। नो डाउट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं अगर, तो भी आपको उसको रटने की कोशिश नहीं करना है, आपको उसके फैक्ट, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। क्योंकि सीधी सी बात है कि एज इट इज क्वेश्चन आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, आपको कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। यू हैव टू इम्प्रूव एलिमिनेशन टेक्निक, मतलब जो भी आपके आंसर चॉइसेस हैं उसको नैरो डाउन करने के लिए आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। विच मीन्स आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सही आंसर पे ना जाने के बजाय आप अपनी एलिमिनेशन टेक्निक को फॉलो करोगे। कौन से आंसर नहीं हो सकते हैं पहले आप उसको एलिमिनेट करिए और ऑटोमेटिक आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन सही होने की होती है वो एलिमिनेशन टेक्निक में ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू जब आप सही आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। एक्शन प्लान यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपको डेली बेसिस पे 70 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डेली बेसिस पे आपको 70 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपका एक्शन प्लान होना चाहिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको इससे क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई क्या आपको कितना आप क्वेश्चन कर पा रहे हो विद इन द टाइम पीरियड, जितना टाइम अलॉटेड होता है उतने में आप कितना कर पा रहे हो और कितना सही और कितना गलत कर पा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है, आपको टाइम को डिवाइड करना है। जब आप 1.5 घंटे का पेपर दे रहे हैं तो आप 2 टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टेक्निक तो आपकी होगी 30-30-30 वाली। फर्स्ट 30 मिनट्स में आप इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दूसरे 30 मिनट्स में आप मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तीसरे में टफर कर सकते हो। अब आप कहोगे मैम ये तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है ना, एक बार में ही पढ़ेंगे, टाइम तो उसी में चला जाने वाला है हमारा, कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे पढ़ोगे तो आप एक बार में, मैं यहाँ पे अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सर्कल करने की बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप पढ़ते तो जाओ, जब पढ़ रहे हो तो जो इजी है उसको तुरंत सर्कल कर दो, जो मॉडरेट है उसको ऐसे, मतलब जो इजी है उसको तुरंत मार्क कर दिया, ये बोल रही हूँ। जो मॉडरेट है उसको क्वेश्चन नंबर पे सर्कल कर दो, और जो टफ है उसको आप कोई और साइन, सिंगल टिक या डबल टिक ऐसा कुछ कर सकते हो, ये आपका अपना चॉइस है। आपने मार्क कर दिया उस टाइम पे क्वेश्चन को,
और आपने ऑप्शन भी मार्क कर दिया है। अब होगा क्या, जब इजी वाले आप फर्स्ट 30 मिनट्स में कर दोगे तो आप काउंट कर पाओगे कि 75 में आपने कितने मार्क कर दिए जो 100% आपके करेक्ट लग रहे हैं आपको, ठीक, वो आपको पता चल जाएंगे। अब उसके बाद जब मॉडरेट पर आओगे तो फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल चॉइस रखनी है कि आप सारे मार्क नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा है, मॉडरेट का मतलब पता है क्या है, कि 4 ऑप्शन में 2 आपने एलिमिनेट कर लिया है, अब 2 के बीच में आप कंफ्यूज हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि फिर वो उनमें आप तुक्का कर सकते हो, लेकिन तुक्का बहुत ज्यादा नहीं करोगे, जहां पे आपका ज्यादा गट फीलिंग आ रहा है वही मार्क करोगे। फिर से काउंट करोगे कितने कर चुके हो, अगर आपको लग रहा है और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी, तो फिर आप वो वाले सारे मार्क कर सकते हो। टफर पे यहाँ मेरा मतलब वो है जहां पर आप खाली एक एलिमिनेट कर पाए हो, 3 ऑप्शन आपके अभी बचे हुए हैं, तो ऐसे में मैं यही कहती हूँ कि रिस्क नहीं लेना है। अगर आप बहुत गिरी स्थिति में हैं जहां पे आपको लग रहा है ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला है तो चलो मार्क कर देते हैं, शायद कुछ भला हो जाए, तो आप एक आध में तुक्का मार सकते हो। लेकिन अगर आप एक अच्छे खासे नंबर पर हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इन दैट केस फिर आपको, मतलब अगर आपको लगता है कि मैं 60 के आसपास आ चुका हूं, तो फिर रिस्क मत लेना, उतने पे फिर आगे बढ़ जाना। दूसरा तरीका जो हो जाता है, हो सकता है वो राउंड अप्रोच है। कैसे, कि जो मैंने आपको भी बताया, ये मतलब इजी और श्योर शॉर्ट एक साथ रख सकते हो, कि जो मुझे एकदम पक्के वाले सवाल है, श्योर शॉर्ट है, वो ऑब्वियसली मेरे लिए इजी है, ठीक, तो आपने पहले राउंड में वो कर लिए। फिर उसके बाद आपने मॉडरेट वाले अटेम्प्ट करे, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जब आप 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो। राउंड 3 में आप फिर से रिविजिट करिए मार्क्ड वालों को, और अगर टाइम परमिट कर रहा है तो आप फिर से रिविजिट करो, और अब थोड़े क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो जहां पे आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। एक्शन प्लान यहाँ पे क्या होगा कि हर एक मॉक में आपको देखना है कि आपने एक क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करा है, एंड आपको अपना अप्रोच देखना है कि जब आपने ये वाला मॉक लगाया था तो आपका अप्रोच क्या था, और उस अप्रोच ने आपको रिजल्ट कैसा दिया। दूसरे मॉक में आपने कोई डिफरेंट अप्रोच लगाया और उस अप्रोच ने आपको रिजल्ट कैसा दिया। इस तरीके से आप क्या करोगे, नोट करोगे कि कैसे हमें काम करना है। नाउ नेक्स्ट, इंक्रीज एक्यूरेसी एंड रिड्यूस द नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, इंक्रीज एक्यूरेसी एंड रिड्यूस द नेगेटिव मार्किंग। सो यहाँ पे आपको डाउटफुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है, आपको डाउटफुल क्वेश्चन एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए अटेम्प्ट नहीं करने हैं। एक्यूरेसी मैटर करती है बहुत ज्यादा, जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा। अगर आप डाउट में हैं, आपको नहीं हो रहा है, आपको गट फीलिंग नहीं आ रही, आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप बिल्कुल भी वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करिए कि आपको लगेगा ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, कि ऐसे में क्या होगा, आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे। एक्यूरेसी पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, आपको ये सोचना है मैं जितने क्वेश्चंस लगा रहा हूँ वो एक्यूरेट रहे। साथ ही साथ आपको जो गेसिंग करनी है वो इंटेलिजेंट गेसिंग होनी चाहिए, बाय ऑब्वियसली एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस। जो भी आपके गलत ऑप्शंस है आप उसको एलिमिनेट करके इंटेलिजेंट गेसिंग करिए, यही आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, नेगेटिव मार्किंग को कम करेगा। आपका जो स्ट्राइक गोल होना चाहिए वो 80% एक्यूरेसी होना चाहिए, जिसमें अटेम्प्ट आपके 60 प्लस होने चाहिए, ठीक, ये आपका एक्शन प्लान होगा। फिर आपको कम से कम 2 से 3 मॉक्स वीकली सॉल्व करने हैं और रिव्यू करना है थॉरली। आप सोचो एक मॉक एक हफ्ते में लगाऊंगा तो एक महीना बचा हुआ है, लगभग एक महीने में कम ही टाइम है, तो बहुत मैक्स टू मैक्स 4 मॉक लगा पाओगे। अगर आप 2 मॉक लगाओगे हफ्ते में तो 8 लगा सकते हो, 3 लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 12 मॉक्स लगा पाओगे, ठीक। तो आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं देना है। आप जब भी कोई मॉक लगा रहे हो तो ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मॉक्स लगाने हैं, मैं तो 25 मॉक्स लगा लेता हूँ, तो आपने लगा लगा के रख लिया, आपने एनालाइज नहीं किया। एनालाइज नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को कैसे जानोगे, ठीक है। तो आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है कि मैं जब भी मॉक लगाऊं तो मैं उसको एनालाइज करूं, क्वांटिटी नहीं कि बढ़ाते जा रहे हैं नंबर, बढ़ाते जा रहे हैं। क्वालिटी मतलब जितना करा है उतना अच्छे से करा है, सॉल्व करो, एनालाइज करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट अटेम्प्टिंग द मॉक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक लगाने के बाद अपने एरर्स को क्लासिफाई करिए 2 में, एक होता है कंसेप्चुअल मिस्टेक, तो कंसेप्चुअल जहां पे आप गड़बड़ी कर रहे हो उसमें आपको पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करना है। जहां पे आप कंसेप्चुअल गलतियां कर रहे हो वहां पे आपको टॉपिक को रिवाइज करना है। जहां पे आप टाइम बेस्ड एरर कर रहे हो वहां पे आपको अपने अप्रोच में एडजस्टमेंट करना है कि इस बार ये अप्रोच नहीं, इस बार वो अप्रोच लेके चलते हैं, ठीक। तो ध्यान देना है कि टाइमिंग का इशू हो रहा है या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स का इशू हो रहा है, दोनों में से जो भी इशू है उस हिसाब से उस पर काम करना बहुत जरूरी है। एक्शन प्लान क्या रहेगा, तो आपको 2 आवर्स डेडिकेट करने हैं हर एक मॉक रिव्यू के लिए, कम से कम मिनिमम मैं बता रही हूँ।
आप जब 1.5 घंटे का मॉक लगा रहे हो तो मिनिमम 2 घंटे रिव्यू करोगे, मैक्सिमम आप 3 से 4 घंटे भी कर सकते हो, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा होता है, टाइम लगता है। और हर एक टेस्ट के बाद आपको 5 की टेक अवे लेने हैं, मतलब कि रिव्यू लेना है, अपना ही रिव्यू देना है कि वेदर इट वाज गुड, वेदर इट वाज एवरेज, वेदर इट वाज एक्सीलेंट। फिर कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट पे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं, अप्रोच कौन सी मेरी सही थी गलत थी, इन सब तरीके के 5 की टेक अवे आप लेंगे अपने खुद के मॉक से, और अगले में आप क्रॉस चेक करेंगे कि वहां पे आपने क्या रिव्यू लिया था और यहाँ पे आपने क्या रिव्यू लिया है। ठीक, फिर यू हैव टू स्ट्रेंथन योर वीक एरियाज, जो भी आपका कमजोर एरिया है आप उसको मजबूत करोगे और आप अपनी रिवीजन साइकिल को मेंटेन करोगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी लो स्कोरिंग एरियाज हैं आप उसको पहले आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, आपके जो भी लो स्कोरिंग एरियाज हैं जहां पर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, जहां पे आपका स्कोर इज नॉट गेटिंग गुड, आप वहां पे बहुत मेहनत करो फिर भी नहीं आ रहा है, तो उस पे स्पेसिफिकली टारगेट करो और उसको ज्यादा टाइम दीजिए रिवाइज करने में। दूसरा, एक एक दिन का गैप रखिए। अगर आप हफ्ते में 3 मॉक लगा रहे हो तो एक दिन का गैप होना जरूरी है। जो आपने पिछले मॉक में किया था उसमें जो आपको रिवाइज करना था पहले रिवाइज करो। ये मत सोचना कि 3 मॉक पहले लगा लूंगा फिर जो भी कमियां होंगी उन कमियों को इकट्ठा करके फिर एट द एंड ऑफ द वीक पढ़ूंगा, तो आपने 3 मॉक ऐसे ही वेस्ट कर दिए ना। एक मॉक लगाया, एक मॉक में जो कमी थी उसको रिवाइज करा, जिससे कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड अगले मॉक में फिर कुछ मिलने वाला है तो वो मेरा गलत ना हो पाए। तो इम्प्रूवमेंट देखना है ना, आपका ग्राफ ऐसे जाना चाहिए ना। आपका ग्राफ, आप ये क्यों सोच रहे हो कि बस हफ्ते भर ऐसे रहे फिर थोड़ा सा उठे फिर उसके बाद ऐसे चला जाए, ये नहीं हो सकता ना भाई। 3 मॉक आप सोच रहे हो दिया, थोड़ा सा पढ़ा फिर थोड़ा सा उठा, फिर 3 मॉक एक जैसा दे दिया फिर थोड़ा सा उठा, तो ऐसे तो क्या इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप हर एक मॉक के बाद इम्प्रूवमेंट करोगे तो ये ग्राफ ऊपर 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 ही जाता जाएगा। ठीक है, तो एक दिन की गैप रिवीजन स्ट्रेटेजी आप रखेंगे जिसमें आप टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। आपको हर 3 दिन पे केस लॉज रिवाइज करने हैं, अपने लॉज को, कॉन्सेप्ट्स को वीकली रिवाइज करना ही करना है। एक तो एक एक दिन के गैप पे रिवाइज करोगे, दूसरा ये नहीं है कि सिर्फ मॉक में जो गलत हो रहा है वही रिवाइज करना है, ओवरऑल बेसिस पे भी टॉपिक्स को आप रिवाइज करोगे वीकली। ठीक, नेक्स्ट जो लास्ट है, एग्जाम के लिए स्टेमिना बिल्डअप करिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। बर्न आउट नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। मॉक स्कोर फ्लक्चुएट करेंगे लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं मेक श्योर कि आप रियल एग्जाम कंडीशंस में एग्जाम दें। ठीक, जब मॉक ले रहे हैं आप 90 मिनट्स का टाइमर लगाइए, 75 क्वेश्चंस लीजिए और उसको आप लगाइए बैठ के, बिल्कुल बिना डिस्टर्बेंस के, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो। कोई चीटिंग नहीं, कुछ मत करिए। पेपर लगाने के बाद फिर अपना आंसर चेक करिए। यू हैव टू स्टे वेरी पॉजिटिव, और जो भी आप ये प्रोसेस कर रहे हो ना उस पर भरोसा रखो। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, लेकिन हाँ प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, लेकिन प्रोसेस करिए भी। ऐसा ना हो कि बस बैठे हैं ट्रस्ट के भरोसे, आपको वर्क भी करना पड़ेगा। पहले आप उस पर काम करिए फिर उस पर भरोसा कर पाओगे ना। तो डीप फोकस सेशंस आपका होना चाहिए 90 मिनट्स का मॉक सॉल्विंग के टाइम विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ये आपका मूल मंत्र है मॉक के केस में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था मॉक को लेके आपका पूरा का पूरा सेशन। नाउ गोल्डन रूल जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो ये है, मॉक यू हैव टू प्रैक्टिस, फिर यू हैव टू एनालाइज दैट मॉक, फिर यू हैव टू इम्प्रूव द थिंग्स एंड देन यू हैव टू रिपीट। ठीक, मॉक किया, एनालाइज करा, जो भी गलती हुई उस पर इम्प्रूवमेंट किया एंड देन रिपीट कर दिया प्रोसेस को। फिर से मॉक, फिर से एनालाइज, फिर से इम्प्रूवमेंट, फिर से रिपीट, ये रिपीट होता रहेगा पूरा का पूरा आपका प्रोसेस। ठीक है, ओके। सो अनअकैडमी लेके आ रहा है आरंभ इवेंट 2025 विच इज द बिगेस्ट इवेंट फॉर IIT JEE NEET UG एंड फाउंडेशन। बिग सरप्राइजेस रहेंगे, मेगा रिवॉर्ड्स यहाँ पे आपको मिलेगा एंड देयर विल बी एंडलेस फन। 1 मार्च को 7 PM से 9 PM तक ये आपका इवेंट होने वाला है विच विल बी लाइव ऑन अनअकैडमी नीट। आपको अनअकैडमी नीट पे लाइव जाना है और आपको वहां पे नोटिफिकेशन ऑन कर देना है कि जब ये इवेंट स्टार्ट हो तो आपको पता चल जाए। आज ऑफर का लास्ट डे है 28 Feb को। क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे 50% ऑफ मिल रहा है, तो ये आप मेक श्योर अगर आप हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MSING10। ये कोड यूज करने पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यानी कि 50% डिस्काउंट जो भी चल रहा है ये आपको मिलेगा।
अचीवर्स बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, नया बैच फिर से लॉन्च हो चुका है, तो अभी आप अगर नए हैं, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको फ्रेश सब्जेक्ट से पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। CUET LLM बैच हमारा LLM लीजेंड्स का, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी टाइम है आपके एग्जाम में, तो आप हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हो, कोड यूज करना मत भूलना। क्लैट PG प्लस प्रोग्राम में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम फॉलो करते हैं, इन क्लास PDF प्रोवाइड करते हैं, डेली केस लॉज एनालिसिस होता है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, यूट्यूब सेशंस के बारे में पता चलता रहेगा, अनअकैडमी पे जो फ्री क्लासेस होती हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर करना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और ये वाली स्ट्रेटेजी जरूर 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 फॉलो करना, क्योंकि अब लास्ट जो दिन बचे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, मॉक प्रैक्टिस करने से आपका पेपर क्रैक हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी रूल नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है जो आपका पेपर क्रैक कराएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।